गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में अपने लोग ओम्स लॉ देखे थे, तो आज आगे बढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे ओमिक रेसिस्टेंस, ओमिक सबस्टांस, ओमिक सबस्टांस, द सबस्टेंस which follow the Ohm's law which follow the Ohm's law is called ohmic resistance, is called ohmic substance, is called ohmic substance. Example: all metallic conductor, all metallic conductor। देखिए अपन लोग पढ़े थे ओम्स लॉ, V इक्वस टू आई इंटू आर। अपन लोग पढ़े थे V इक्वस टू आई इंटू आर। तो जो सबस्टांस इस लॉ को फॉलो करेगा, मतलब जिसका वोल्टेज डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, वो ओहमिक सबस्टांस कहलाएगा। जैसे में ऑल मेटेलिक कंडक्टर, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं सभी इसको फॉलो करते हैं। तो V इक्वस टू आई इंटू आर, तो यहाँ से I इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/R इंटू वी, 1/R इंटू वी। यदि इसको Y इक्वस टू mx प्लस सी पे ग्राफ खींचे, यदि Y इक्वस टू mx पे ग्राफ खींचे, तो आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे V को ले लेते हैं और Y एक्सिस पे I को ले लेते हैं, Y एक्सिस पे I को ले लेते हैं। Y इक्वस टू एम एक्स, सी तो है नहीं इसमें, तो प्लस सी होता, सी के जगह तो जीरो है, तो ऑरिजिन से ग्राफ पास करेगा। देखिए ना, V के जगह x या x के जगह V और Y के जगह I, तो Y एक्सिस पे I ले लिए और x एक्सिस पे V ले लिए। ये अपना ऑरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है। इसमें प्लस सी कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा। और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वस टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं, अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो टेन थीटा जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है। जो टेन थीटा होता है वही तो स्लोप होता है, स्लोप ही तो टेन थीटा होता है। तो m इक्वस टू टेन थीटा, और यहाँ पे स्लोप कितना है, जो V के बगल में है वही तो स्लोप है 1/R। यहाँ से R इक्वस टू ये भी बोल सकते हैं 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। ध्यान रखिएगा कि ये I Y एक्सिस पे है और V जो है वो X एक्सिस पे है। यदि इसको रिवर्स कर देते हैं, V को अगर Y एक्सिस पे ले लेंगे, I को इधर ले लेंगे, तो ये R इक्वस टू टेन थीटा हो जाएगा, R इक्वस टू टेन थीटा। ठीक है, तब जाके ये ग्राफ बनेगा V इक्वस टू आई इंटू आर। अगर V को यहाँ ले ले और I को यहाँ ले ले तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि X एक्सिस पे क्या है, X एक्सिस पे क्या है और Y एक्सिस पे क्या है। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिए। दूसरा लिखेंगे नॉन ओहमिक सबस्टेंस। नॉन ओहमिक सबस्टेंस, तो सिंपल सा लॉजिक है। जो ओहमिक वो था जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था, तो नॉन ओहमिक क्या हो जाएगा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो द सबस्टांस विच डज नॉट फॉलो, द सबस्टांस which does not follow Ohm's law जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, द सब्सटेंस विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है,
वो नॉन ओहमिक हो जाएगा, जैसे डायोड, ट्रायोड, डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता इसका। में इसमें अगर आई वर्सेस वी ग्राफ खींचेंगे, अगर इसमें आई वर्सेस वी ग्राफ खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता। इसका कुछ और ही ग्राफ होगा। जैसे मान लिया जाए इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ऐसे आया, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो होता क्या है ना कि इसमें आप कभी भी जो है रेसिस्टेंस, इसका फिक्स रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते, मतलब स्टैटिक रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह के एलिमेंट का जो डायोड है, ट्रायोड है, सेमीकंडक्टर है, इसका आप फिक्स्ड रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये रेसिस्टेंस हमेशा के लिए वैलिड है। जैसे मान लिया जाए कि किसी सेमीकंडक्टर का आपने रेसिस्टेंस निकाल लिया 10 ओम और बोले कि नहीं ये हर जगह वैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हर जगह वैलिड नहीं हो सकता। इसीलिए इसके लिए निकलता है डायनेमिक रेसिस्टेंस, इसके लिए निकलता है डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस जो हो जाता है वो ऐसे मटेरियल के लिए निकलता है डायनेमिक रेसिस्टेंस। और डायनेमिक रेसिस्टेंस हो जाता है, ध्यान से देखिए, इस तरह से, ये डेल्टा V है पोटेंशियल में चेंज, और ये डेल्टा I है और ये डेल्टा I है। तो R इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, R इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। अब देखिए ना ये रेसिस्टेंस बदलते रहेगा। अगर यहाँ पे आ जाएंगे ना तो इतना ही डेल्टा V के लिए डेल्टा I बहुत ज़्यादा होगा। देखिए ना इतना ही बड़ा अगर डेल्टा V लेते हैं आप, इतना ही बड़ा डेल्टा V लेते हैं तो डेल्टा I आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए ना, ये पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा डेल्टा I हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसी लाइन पे देखिए ना अलग अलग जगह का क्या निकल रहा है, रेसिस्टेंस अलग अलग निकल रहा है, इसीलिए इसको डायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है कि ये रेसिस्टेंस हर जगह के लिए फिक्स नहीं है। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर लेते हैं, देखते हैं। ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट आई जा रहा है, जिसके अंदर से करंट आई जा रहा है। इसका लेंथ L है, इस कंडक्टर का लेंथ L है। चलिए ये इस तरह का है, इसका अपना रेसिस्टेंस भी है, सब कुछ है। हम ओम्स लॉ को प्रूफ करना चाहते हैं, ओम्स लॉ को प्रूफ करना चाहते हैं। करंट इसमें से आई गुजर रहा है, इसमें से करंट जो है वो आई गुजर रहा है। तो अपने लोग पिछले क्लास में ही डेरिवेशन कर चुके हैं। तो आई इक्वल टू होता है NeAVD, करंट इक्वल टू होता है NeAVD, जहाँ N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये जो है A
ए ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए। और VD जो है इसके अंदर बैटरी अप्लाई करने के बाद, मतलब पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलिए, और अपने लोग ये भी जान चुके हैं कि VD इक्वस टू, पहले ही निकाल चुके हैं कि VD इक्वस टू अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लें तो E/m/τ। कल देखे थे ये कैसे आता, V इक्वस टू U प्लस 80 से, अरे V इक्वस टू U प्लस 80 से, U प्लस 80 से, U 0 था इनिशियल, ये क्या था -E/m और इंटू टाउ, ठीक है। तो ये देखे तो मैग्नीट्यूड लिए हैं इसलिए माइनस नहीं लगा, E/m इंटू टाउ। चलिए, E को क्या लिख सकते हैं, ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन L, पोटेंशियल अपॉन L। देखिए तो इस ये बैटरी V वोल्ट का लगाए हैं, तो ये जो ये L लेंथ का जो सबस्टेंस है, जो भी एलिमेंट है, ये इसी पोटेंशियल को खाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल जो होगा वो V हो जाएगा। अरे इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो जब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V हो जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L हो जाएगा, V/L हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L पुट करिए तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू E/m इंटू टाउ और E की जगह V/L, E की जगह V/L। सही है। चलिए अब देखिए I इक्वल टू क्या है, NEA/VD, I इक्वल टू NEA/VD। तो I में वैल्यू रख दीजिए, तो I इक्वल टू NEA/VD, VD की जगह क्या हो जाएगा, E/m V/L। चलिए अपने लोग को क्या निकालना है, V निकालना है। V इक्वल टू I इंटू आर प्रूफ करना, M इंटू L को इधर भेजिए तो हो जाएगा V इक्वल टू M इंटू L को इधर भेजिए, M इंटू L डिवाइडेड बाय N, E और E मिलके E² A टाउ इंटू I। सही है। फिर से देखिए M और L को इधर भेजिए तो I के साथ ऊपर में आ जाएगा M इंटू L, देखिए MLI, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, NEE मिलके E² A टाउ। तो ये हो गया। तो V इक्वल टू इधर लिखे, इसको लिख लीजिए। तो V इक्वल टू इसको मान लीजिए R, इसको मान लीजिए R इंटू I, वेयर R इक्वल टू वेयर R, इधर मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, वेयर R इक्वल टू ML/NE² A इंटू टाउ, ठीक है। R को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू MNE² टाउ L/A। इसको बोलते हैं रो, R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A। R इक्वल, देखिए इस टर्म को बोलते हैं ना रो। देखिए ना ध्यान से, ये सारे मटेरियल के प्रॉपर्टी है, ये सारे मटेरियल के, आप इसको भी देखेंगे तो ये मटेरियल के प्रॉपर्टी है। M इंटू L, जितना लंबा अपना मटेरियल है, मास उसका, N नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, टाउ उसके अंदर का रिलैक्सेशन टाइम। ये पूरा का पूरा किसका प्रॉपर्टीज़ है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ है, उसके डायमेंशन का प्रॉपर्टीज़ है। मटेरियल के साथ साथ उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है, L और A। देखिए ना, अब इसमें से क्या किए, अब ये जो R टर्म था, जो R है अपना,
वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, या साथ में उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड है। देखिए m मास है, l यहाँ पे लेंथ है, लेंथ और एरिया ये क्या हो जाएगा, डायमेंशंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशंस हो जाएगा। ठीक है, ये मास तो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मास तो इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए m इंटू एल एन ई स्क्वायर ए बाई टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m एन ई स्क्वायर टाउ, एल बाई ए को अलग कर ली, इसको बोल दिए रो, इसको क्या बोल दिए रो। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई ए, रो इक्वल टू एल बाई ए। चलिए इधर आइए, वेयर रो इक्वल, इधर मिटा दें। चलिए वेयर रो इक्वल टू रो क्या हो जाएगा, देखिए रो की जगह, रो किसके जगह रखें, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये रो जो है ना, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, कॉल्ड रेसिस्टिविटी, कॉल्ड, दिख नहीं रहा है इधर से, दिख रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, कॉल्ड रेसिस्टिविटी, कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो को या तो रेसिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, या तो इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं रो को, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। आप ध्यान से देखिए ना, अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी मटेरियल का या किसी कंडक्टर का या किसी रेसिस्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, तो जब उसका लंबाई 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यूनिट में जब लंबाई 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब जाके जो रेसिस्टेंस होगा, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई मटेरियल है और हमको इसका रेसिस्टिविटी निकालना है, हमको इसका रेसिस्टिविटी निकालना है, तो सबसे पहले इसका लंबाई 1 मीटर करिए, लंबाई 1 मीटर करिए, और उसके बाद जो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको 1 मीटर स्क्वायर करिए। इस क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये मोटा है तो इसको छील के पतला करिए, और पतला है तो इसको और मोटा करिए, समझ रहे हैं। तो इसको 1 मीटर स्क्वायर करिए इस एरिया को, जिससे करंट ऐसे घुसेगा, और इसके लंबाई को 1 मीटर करिए, और उसके बाद जो उसका रेसिस्टेंस बचेगा, जो अब देखिए इसको छोटा करना, मान लीजिए बहुत बड़ा है, मान लेते हैं कि 1.5-2 मीटर है। ठीक है, तो इसको काट के 1 मीटर करेंगे, इसको काट के 1 मीटर करेंगे। ये बहुत मोटा है तो इसको छील के ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर करेंगे। अब जो डायमेंशन का जो बचा, जो रेसिस्टेंस, जो मटेरियल बचा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहलाएगा। यहाँ पे देखें एल को 1 कर दीजिए, ए को 1 कर दीजिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो 1 मीटर लंबे 1 मीटर स्क्वायर वाले क्रॉस सेक्शन का, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। इसको मिटा दें। चलिए, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय सिग्मा एल बाई ए, 1 बाय सिग्मा एल बाई ए। सिग्मा जो होता है ना, इसको मिटा दें। सिग्मा जो होता है ना वो 1 बाय रो के बराबर होता है, 1 बाय रो के बराबर। सिग्मा जो होता है 1 बाय रो के बराबर होता है। सिग्मा को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए ये क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ये क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका उल्टा रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो करंट का अपोज करे, जो करंट का अपोज करे, जो करंट का अपोज करे उसको बोलेंगे हम रेसिस्टेंस, या अगर यूनिट है स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, जितना आसानी से करंट को फॉलो करने के लिए अलाउ करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलिए इसको लिख लीजिए, सिग्मा के बारे में लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर और डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए कुछ और टर्म्स है, जैसे V इक्वस टू क्या होता है, E इंटू एल। V इक्वस टू क्या होता है, E इंटू एल। I इक्वस टू क्या होता है, J इंटू ए। समझिए ध्यान से, V इक्वस टू क्या होता है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल इक्वस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। I इक्वस टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वस टू J इंटू ए। करंट इक्वस टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए। J यहाँ पे करंट डेंसिटी है और A एरिया है, तो J ये हो जाएगा, ठीक है। और V इक्वस टू क्या होता है, I इंटू आर। V इक्वस टू क्या होता है, I इंटू आर। V इक्वस टू क्या होता है, I इंटू आर। तो ध्यान दीजिए ना, V की जगह रख लीजिए E इंटू एल, I की जगह रख लीजिए J इंटू ए, J इंटू ए। और R को क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहाँ ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो E इक्वस टू क्या हो गया, रो जे, रो इंटू जे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E इक्वस टू हो जाएगा रो इंटू जे, वेक्टर जे। यहाँ पे रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, रो जो है रेसिस्टिविटी है, और जे जो है वो करंट डेंसिटी है। जे जो कल बताए थे कि करंट डेंसिटी जो था वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो गया ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। जिधर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही। तो E इक्वस टू रो इंटू जे। चलिए लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। लिख लिए, या इसको अगर सिग्मा के रूप में लिखेंगे, या अगर इसको सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो E इक्वस टू क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा इंटू जे। तो J इक्वस टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। J इक्वस टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर में लिख लीजिए, J इक्वस टू सिग्मा इंटू ई। तो E इक्वस टू रो जे, J इक्वस टू सिग्मा इंटू ई। चलिए मिटा दें। नोट, मान लेते हैं कि इसका मास m है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और मास m है। लेट m जो है मास है, d जो है डेंसिटी है, m मास इसका, इस पूरे कंडक्टर का, ये जो मटेरियल है इसका m मास है, d डेंसिटी है, l जो है वो लेंथ है, l जो है वो लेंथ है, ठीक है। और रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी। तो R इक्वस टू क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ऊपर ए से गुना कर दीजिए, नीचे ए से गुना कर दीजिए, या ऊपर एल से गुना कर दीजिए, ऊपर एल से गुना कर दीजिए
और नीचे एल से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाय ए इंटू एल। ए इंटू एल क्या हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा रो एल स्क्वायर मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी ऊपर चला गया, डेंसिटी ऊपर चला गया, डेंसिटी ऊपर चला गया। या नहीं तो एक काम करिए ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा रो एल ए बाय ए स्क्वायर। देखिए ना ऊपर भी ए से कर दीजिए नीचे भी। अब ये क्या हो गया मास हो गया, ये सॉरी ये वॉल्यूम हो गया। एल इंटू ए क्या हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय डेंसिटी, ये होता है ना, ठीक है। वॉल्यूम तो रो मास, ये एल इंटू ए क्या वॉल्यूम, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या है ये वॉल्यूम ही तो है, इसको क्या लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी डी ए स्क्वायर। चलिए लिखिए फिर इसको डिटेल में और लिख लीजिए रो एम बाय डी इंटू ए का स्क्वायर, रो एम बाय डी इंटू ए का स्क्वायर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर इस ए के स्क्वायर को और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो रो इंटू एम बाय डेंसिटी, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूरे ए का भी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4। लिख लीजिए। तो फॉर गिवन मटेरियल रो एंड डी आर कांस्टेंट, रो एंड डी आर कांस्टेंट। जो मटेरियल दिया जाता है उसके लिए डेंसिटी और ये रेसिस्टिविटी दोनों कांस्टेंट होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कॉपर सेलेक्ट कर लिए, अब कॉपर छोटा, कॉपर का वायर छोटा ले, बड़ा ले, बहुत बड़ा ले, बहुत मोटा ले, उसका रेसिस्टिविटी और डेंसिटी वो कांस्टेंट होगा, रेसिस्टिविटी और डेंसिटी कांस्टेंट होगा। तो आप देखिए रेसिस्टिविटी और डेंसिटी को कांस्टेंट करना शुरू करिए। तो यहाँ से देखिए ना डेंसिटी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, आर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। आर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। या यहाँ पे आ जाइए रेसिस्टिविटी डेंसिटी, तो आर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई ए स्क्वायर। या आर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4। चलिए मिटा दें इसको। यदि वायर स्ट्रेच किया गया मतलब खींचा गया, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर उसको खींचा गया है, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड मतलब खींचा गया, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम खींच दिए हैं, इसको हम खींच दिए हैं, तो जब इसको खींच दिए हैं तो मास तो वही रहेगा। अब इसको पकड़ के लंबा कर दिया, जैसे ना रबड़ को पकड़ के लंबा कर देते हैं, रबड़ इलास्टिक को खींच देते हैं, तो इसको अगर हम पकड़ के खींच दिए तो मास तो वही रहेगा। तो जब वायर स्ट्रेच हो गया तो एम क्या रह जाएगा कांस्टेंट। तो जब एम कांस्टेंट हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए का स्क्वायर, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 4। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लिए, लिख लिए। चलिए चलिए, यदि वायर को x% से इंक्रीज किए, इफ वायर if after stretching length is increased by x%, length is
इंक्रीज लेंथ इज इंक्रीज बाय x%। यदि x% से लेंथ बढ़ गया हो, केस 1, इफ़ x इज लेस देन 5%, इफ़ x लेस देन 5%, यदि x बहुत छोटा है, मतलब x लेस देन 5% है, x लेस देन 5% है, तो इसका मतलब डायरेक्टली जो इरर चैप्टर में पढ़े होंगे डिफरेंशिएबल का रूल, तो वो लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इक्वस टू 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। तो डेल्टा r% बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू x%, 2 इंटू x%। देखिए ना, डेल्टा एल बाय एल क्या है, x% है ना, कहाँ गया x%, x% का मतलब क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। अरे लेंथ एल x% से बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 को x लिख सकते हैं। तो डेल्टा r% क्या हो जाएगा, 2x इंटू %। चलिए, यदि इफ़ x ग्रेटर देन 5%, तब ये वाला नहीं लगाएंगे, इफ़ x ग्रेटर देन 5% तो ये वाला नहीं लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 100 इक्वस टू L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 का स्क्वायर इंटू 100। तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए, फिर ये लगाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। ये डेल्टा r% हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, ये डेल्टा r% हो गया। और ये क्या हो गया, फाइनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर था, तो R2 लिए तो यहाँ L2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस यहाँ R1 की जगह L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल L1 का स्क्वायर इंटू 100। जब ज़्यादा चेंज हो, बड़ा चेंज हो तो ये लगाएंगे, और छोटा चेंज हो तो ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला आता है ये डिफ्रेंसिएशन से ड्राइव होता है। आप अगर डिफ्रेंशिएट किए होंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 याद करिए, यूनिट एंड डायमेंशन में जब एरर पढ़े होंगे तो वहाँ डिफ्रेंसिएशन से ये फार्मूला प्रूफ होता है कि डेल्टा r% इक्वल टू, अगर पावर में यहाँ देखिए ना, अगर उसमें ये होता है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर y की पावर n है तो डेल्टा x% जो होता है वो हो जाता है n इंटू डेल्टा y%। ठीक है, n सीधा सीधा नीचे आ जाता है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का स्क्वायर था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का स्क्वायर था, तो डेल्टा r% इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा L%, जिसको कि x% माने, तो ये हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन स्मॉल के लिए होता है। चलिए, इसको लिख लीजिए, और चलिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।